नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। एसआईआर का फरमान जब से चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है, तब से चुनाव आयोग तो गिर ही रहा है, लेकिन उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। अब तो खुद उनके अपने ही सवाल उठाने लगे हैं। नीतीश कुमार भले ही खामोश हों, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर इस पूरे फरमान का, इस पूरी प्रक्रिया का खुलकर विरोध करने का उन्होंने मन बना लिया है। और यही वजह है कि पहले तो चंद्रबाबू नायडू का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से जाकर मिलता है और उसके साथ साथ जिस तरह की चिट्ठी नायडू की तरफ से लिखी गई है, उतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल या उस तरह की बातें तो इंडिया गठबंधन ने भी नहीं कही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी नहीं कही है। उस तरह के सुझाव तो और उस तरह की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी बात तो इंडिया गठबंधन के नेता भी इस तरह से कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने पूरे तरीके से मोर्चा खोल दिया है। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि जो दो बैसाखियां हैं जिस पर नरेंद्र मोदी की ये सरकार टिकी हुई है, उनमें से जो बड़ी बैसाखी है वो चंद्रबाबू नायडू की है। और अगर चंद्रबाबू नायडू इस तरह से खुलकर बोल रहे हैं, तो आप समझिए कि इस पूरी प्रक्रिया में किस तरह का फर्जीवाड़ा है। मैं आपको बताऊंगी कि चंद्रबाबू नायडू ने क्या कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने पूरे तरीके से मोर्चा खोल दिया है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, और इसके साथ साथ आसाम में आज वो थे हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ। जिस तरह की बातें उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए कही हैं, उनको बहुत दिन तक तकलीफ देने जा रही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि बहुत जल्द ये जो मीडिया के लोग हैं, यही इस बात को कवर करेंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा आपको जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। जिस तरह से वो अडानी के साथ मिलकर जो कुछ वो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में जिस तरह से वो लिप्त हैं, वो तमाम बातें राहुल गांधी ने कही है, वो मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी के गठजोड़ की बात एक बार फिर से कही। महाराष्ट्र में जिस तरह की चुनावी धांधली हुई, उसकी बात उन्होंने रखी और एक तरह से चेतावनी और चुनौती ये दे डाली कि जो महाराष्ट्र हरियाणा में किया गया, जिस तरह से चोरी की गई, जनादेश की ठगी की गई, वही प्लान बिहार में किया जा रहा है और उसके बाद वही तमाम चीजें असम में भी की जाएंगी। ये पूरा प्लान है और हम बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे, ये राहुल गांधी ने कहा है। सुनिए आप जरा, राहुल गांधी ने असम को लेकर, हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर, सरकार को लेकर क्या कुछ कहा है। बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। आप असम के बारे में जानते हो, मगर जो असम में हो रहा है वही पूरे देश में हो रहा है। यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं, है ना। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना, और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं, उन्हें पकड़ के
जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। तो आपने सुन लिया किस तरह की चुनौती सीधे तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा को देते हुए यहाँ पर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। आपको नहीं भूलना चाहिए जब भारत जोड़ो यात्रा जो है जब आसाम में थी और किस तरह से कितने एरोगेंट होकर हेमंत बिस्व शर्मा प्रेस के सामने आ रहे थे, ये बता रहे थे कि कहां से रास्ता नहीं दिया जाएगा और कहां से निकलनी है, और फिर किस तरह की पूरी स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई थी, हाथापाई और सब कुछ जो कुछ हुआ था वो सब आपने देखा था। मंदिर भी नहीं जाने दिया गया था राहुल गांधी को, और राहुल गांधी सीधे तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा को किस जबान में उनको चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं वो आपके सामने है। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने सीधे तौर पर, चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पर कहा क्या है। चंद्रबाबू नायडू ने एक तो ये कहा है कि चुनाव के ठीक पहले ऐसे वोटर लिस्ट सुधार बिल्कुल भी ना हो। दूसरा उन्होंने कहा है कि जिनके पास पहले से वोटर कार्ड हैं उनसे दस्तावेज ना मांगे जाएं, और चुनाव आयोग एसआईआर जैसी प्रक्रिया के बहाने नागरिकता तय करने जैसे फैसले तो बिल्कुल ही ना करे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया से वो पूरे तरीके से असहमत हैं। ऐसी प्रक्रिया नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने तो आगे बढ़कर ये तक कहा है कि कैग से सीएजी से, यानी कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन जैसी जो संस्थाएं हैं उनके ऑडिट तक की बात कही गई है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। तो आप सोचिए कितने सख्त अल्फाज में चंद्रबाबू नायडू ने इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। भले ही इंडिया गठबंधन जो कह रहा हो उसको भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दरकिनार करे, लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं तो आप सोचिए कि बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, चुनाव आयोग के लिए किस तरह की मुश्किलें उन्होंने खड़ी कर दी हैं। और ममता बनर्जी ने भी मोर्चा खोल दिया है। सबके बीच सड़कों पर निकली ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को चैलेंज देते हुए और उन्होंने एक तरह का मोर्चा खोला और सड़क पर उतर के उन्होंने कहा कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन राज्यों में, वहां पर बांग्ला बोलने वाले लोगों के साथ, नागरिकों के साथ जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने सख्त आपत्ति जताई है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इस सब में बीजेपी कैसे घिरती हुई पूरी तरीके से नजर आ रही है, क्योंकि अब तो आप हम जैसा मीडिया, ऑल्टरनेटिव मीडिया जो कि लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह काम करता है, आपके सामने वो बातें रख रहा है, लेकिन अब मजबूर होकर जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको भी अब ये तमाम बातें उठानी पड़ रही हैं। 28 तारीख को तो मुश्किलें पैदा होने ही जा रही हैं चुनाव आयोग और बीजेपी की, क्योंकि विपक्ष जैसा कहता है कि अब इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। 21 तारीख जब से मॉनसून सेशन जो है वो शुरू होने वाला है, जो अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी से विदेशों में नजर आते हैं, वहां पर अलग अलग तरह के वो तमगे लेते हुए, पुरस्कार लेते हुए वो नजर आते हैं, और भारत में आकर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हो, जहां इवेंट हो, वहां तो वो नजर आते हैं, बाकी जगहों पर वो नजर नहीं आते। लेकिन अब ऐसा लग रहा है 21 जुलाई को जो मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एसआईआर से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार पूरे तरीके से घिरी हुई है, और जाहिर सी बात है उनके माथे पर पसीना है। उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या वो स्ट्रैटेजी बनाएं, किस तरह से हेडलाइंस मैनेजमेंट का वो खेल करें ताकि आने वाला जो मॉनसून सेशन है वो उनके फेवर में रहे। और लेकिन जिस तरह के तेवर विपक्ष के नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सामने आकर जवाब देना ही होगा, अमित शाह को जवाब देना ही होगा, ये साफ तौर पर दिख रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। फिलहाल 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट, जाना माना चेहरा ओंकारेश्वर पांडे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका।
ओंकारेश्वर जी। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जी जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपसे कुछ ही देर में विवेक देशपांडे भी मेरे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत ओंकारेश्वर जी मैं आपसे करना चाहूंगी। राहुल गांधी की आसाम में हुंकार, उसके बाद अब बताया जा रहा है कि वो रायबरेली जाएंगे, वो लखनऊ में भी थे। लखनऊ की तस्वीरें भी हमने देखी, किस तरह से वकील जिस तरह से उनके साथ सेल्फीज खिंचाते हुए नजर आ रहे थे, जो जलवा था उनका। हालांकि सरकार वहां पर बीजेपी की है। और अब रायबरेली भी वो जाने वाले हैं। आसाम में वो है, आसाम में वो केंद्र से लेकर राज्य तमाम तरह के मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू ने जो मोर्चा खोला है, कितनी मुश्किलें आप मोदी की बढ़ते हुए इसमें देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, अब ये मुझे लगता है ये पर्दा हटा देना चाहिए कि चुनाव आयोग, बीजेपी सरकार इसको अलग अलग कहें, क्योंकि है तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे ही। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही हम देख रहे हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव में दो 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को एक तरह से समेट दिया राहुल गांधी और इंडिया अलायंस ने मिलके 230-35 सीटों पर। और वो एक तरह से बैसाखी पर टिके रहने को मजबूर हो गए। एनडीए अलायंस जल्दी जल्दी में नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया और तीसरी टर्म सरकार तो बना ली, लेकिन वो कॉन्फिडेंस राहुल गांधी ने हिला दिया। वो कॉन्फिडेंस जो 400 पार की बात करता था और जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि ये देश का संविधान बदलना चाहते हैं, और इस चीज को लोगों ने स्वीकार किया, बड़े पैमाने पर स्वीकार किया। वह जिस तरह से पार्टी जीती उसको भी लेके सवाल है। और आज पूरे देश में राहुल गांधी एक क्रेज के रूप में उभर रहे हैं। लगातार उनकी यात्राएं हम विभिन्न राज्यों में देख रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से वो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी कहते थे कि मैं देख लीजिएगा, मैं ये करा के रहूंगा। और वही हो रहा है। जैसे जनगणना में उन्होंने कहा था जातिगत आरक्षण, जाति जनगणना की बात हम शामिल कराएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी घोषणा कर दी कि जनगणना में जाति का भी वो इंक्लूजन होगा, उसकी भी जनगणना कराई जाएगी। इस तरह से एक लगातार मुद्दे उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में कि चीन और पाकिस्तान को एक मत करिए, और यही गलती इस सरकार ने कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा कि चीन और पाकिस्तान एक साथ खड़े नजर आए, और भारतीय सेना को कहना पड़ा कि वो एक नहीं, दो दो फ्रंट पे लड़ रहे थे। तो ये जो चीजें हो रही हैं, अभी जो उनका असम दौरा है, असम दौरा इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि 2026 में वहां चुनाव आने वाले हैं। असम इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार लंबे समय तक रही है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा भी कांग्रेस से ही निकल के आए हैं। इसीलिए कांग्रेस के प्रति उनका जो वो भाव है, वो थोड़ा सा एक विद्रोही भाव रहता है, क्योंकि उनको ज्यादा एसर्ट करना होता है, ज्यादा अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है बीजेपी में, तो वो कांग्रेस के प्रति ज्यादा मुखर होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो एक समय इनके इनके लिए बुकलेट निकाला, ये भी कहा, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इन पे घोटालों के तमाम आरोप हैं हेमंत बिश्व शर्मा पे। और इन्होंने एरोगेंटली पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी की रैली थी तब भी कहा कि इनको अरेस्ट कर लेंगे, इनको घुसने नहीं देंगे आसाम में, और कई बातें ऐसी थी। लेकिन इसके बावजूद इसके बार 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 राहुल गांधी वहां जाते रहे हैं। इस बार ये बात हेमंत बिश्व शर्मा ने उठाई है, कहीं राहुल गांधी ने नहीं कहा है। हेमंत बिश्व शर्मा ने हम्म। अपने सोर्सेस के आधार पर ये बात उठाई कि हमको राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि दे लिख के ले लो, इसको हम ये जेल में होंगे चुनाव के बाद। तो ये एक तरह से अपने प्रति सिंपैथी क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस तरह की ओपन बात कहीं नहीं कही, उनके सवाल जरूर उठाए। हेमंत बिश्व शर्मा पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, वो आज और भी ज्यादा लग रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी में गौरव गोगोई ने सवाल उठाया है कि 18,000 एकड़ से ज्यादा लैंड जो है वो कई लोगों को गलत तरीके से अलॉट कर दिए गए। स्थानीय लोगों के लैंड्स, जो ट्राइबल लैंड्स हैं, उसको भी जो है वो डाइल्यूट किया जा रहा है। और कई एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके अधिकारों के साथ, उनके भूमि के साथ उनका जो है वो लूट किया जा रहा है एक तरह से। तो जी। जाहिर है हेमंत बिश्व शर्मा सरकार प्रेशर में है, और राहुल गांधी इस प्रेशर को और बनाते हुए वहां उन्होंने बेहतर ये किया है कि पार्टी के लिए अभी संगठन खड़ा करने वाला काम कर रहे हैं।
कार्यकर्ताओं की 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी, मीटिंग बुलाई गई थी, और ये इस तैयारी में है। और मुझे लगता है 126 सदस्यीय विधानसभा है असम की, जिसमें इस समय मात्र 26 कांग्रेस से मिले हैं, और बीजेपी के 60, और बाकी मिला के उनके पास करीब 75 वो है, उसकी तादाद है। लेकिन यहाँ जी वहाँ जो पॉपुलेशन पैटर्न है, जो वहाँ जो वो है, जो जनगणना इसकी स्थिति है, आबादीगत स्थिति है, उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, और मुझे लगता है उन्हीं संभावनाओं के लिए राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं, और इस लिहाज से उन्होंने बिल्कुल। जल्द की। और ये देखिए ओंकारेश्वर जी, जो राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि जेल जाएंगे आसाम के सीएम, नहीं बचा पाएंगे उनको पीएम मोदी या अमित शाह। तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर ना सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा बल्कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी एक तरह से चैलेंज इसमें किया है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं उनकी उनका प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए थी, तो वो जो ही घिसी पिटी बातें होती हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि जो खुद जमानत पर बाहर हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और उनको शुभकामनाएं देते हुए हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो नजर आ रहे हैं। अभी हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि वो अपने जहरीले भाषणों के लिए, जहरीली बातों के लिए, वो किस तरह से एक समुदाय के लिए किस तरह की बातें करते हैं, वो राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए किस तरह की बातें करते हैं, वो हम में से किससे छिपा नहीं है। जी बिल्कुल। जो जिस तरह से देखिए, असल बात ये है कि हेमंत बिस्व शर्मा पे जो आरोप लगे थे, वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाने के बाद सारी फाइलें दब गई, उस पे कोई सुनवाई नहीं होती, उस पे कहाँ क्या कार्रवाई हो रही है वो नहीं होती है। और अब जो उनका तेवर है जिस तरह का, उसके बाद और जो उनकी सरकार पर तमाम उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के कहा जा रहा है कि उनकी वाइफ्स के नाम से जमीन लिए जा रहे हैं, और तमाम तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी उनके दखल और उनके उसके प्रभाव की बात की जा रही है, तो तरह तरह की बातें आ रही हैं। इसलिए राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि कार्रवाई होगी, तो ये निश्चित रूप से उनके पहले के जो अपराध हैं, पाप हैं या भ्रष्टाचार है, और जो मौजूदा है, और उनका जो तेवर है, जिस तरह से वो कांग्रेस के प्रति अपना रवैया और व्यवहार रखे हुए हैं, उस नाते। लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल गांधी के विजिट से वहां कांग्रेस को बल मिलेगा। समूचे पूर्वोत्तर में, जी चूंकि आसाम सबसे बड़ा सेंटर है, सबसे बड़ा राज्य है वहां का, और वहां सबसे ज्यादा सीटें, लोकसभा की भी 14 सीटें हैं आउट ऑफ 24, तो इसमें भी उनको ज्यादा बल मिलेगा। और जो वो कह रहे हैं कि चुनाव बाद की स्थितियों में अगर कांग्रेस वापस सरकार बनाने की स्थिति में होगी, तो जाहिर है उन पे कार्रवाई होगी, और नहीं होगी तो फिर वैसे ही वो चलता रहेगा। लेकिन असम वो प्रदेश है जहां कांग्रेस सत्ता में आने के बारे में सोच सकती है, इसलिए मैं समझता हूं कि उनका यह दौरा इस समय थोड़ा महत्वपूर्ण है। जी। जी बिल्कुल। मैं आपके पास आ रही हूँ, और आने वाले पार्लियामेंट सेशन की हम बात करेंगे, और चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी हम बात करेंगे कि आखिर इतनी हिम्मत उन्होंने कैसे दिखाई है। क्या उनका किसी तरह का पेमेंट रोक लिया गया है, या फिर कोई और बात है, या उनको लग रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं निपटाने का काम चल रहा है। क्योंकि बिहार में भी देखिए आप क्या हो रहा है, एसआईआर से जो नुकसान होगा इंडिया गठबंधन का जो होगा वो होगा, अगर ये प्रक्रिया पूरी होती है, अगर इसमें अंतरिम रोक नहीं लगती है सुप्रीम कोर्ट में, और ये इसी तरह से अगर जारी रहती है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, हालांकि इसके आसार बिल्कुल ना के बराबर अब लग रहे हैं, लेकिन उससे जितना इंडिया गठबंधन का होगा उतना ही नुकसान नीतीश कुमार का, चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी, इन सबका भी होने जा रहा है। तो सवाल यह है कि अगर एक बैसाखी उठ खड़ी हुई है, अपने पैरों पर खड़े होने का दावा करके वो इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी बैसाखी आखिर इतनी लड़खड़ाई हुई, लंगड़ी क्यों नजर आ रही है, ये सवाल तो है ही। लेकिन सवाल सिद्धार्थ जी, क्या आपको लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है, और यहीं से दरअसल इस पूरी प्रक्रिया पर आपको एक फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आएगा? और क्या आने वाला जो मॉनसून सेशन है, क्या आपको लगता है इस सब परिप्रेक्ष्य में बहुत मुश्किल भरा, बहुत कांटों भरा होने जा रहा है मोदी जी के लिए? जी चंद्रबाबू नायडू जी जो हैं, हमें पता होना चाहिए, डीवी लाइव के दर्शक बहुत संजीदा हैं। चंद्रबाबू नायडू बहुत चतुर व्यक्ति भी हैं और बहुत व्यवहारिक व्यक्ति भी हैं। उन्होंने ये जो भी एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, ध्यान में रखिएगा, उन्होंने चुनाव आयोग को लिखा और किसी को नहीं लिखा। तो चुनाव आयोग को लिखा कि एसआईआर के बारे में, एसआईआर मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन,
तो एसआईआर का जो सवाल है उसका जवाब एक छोटा सा बहुत आसान मिसाल है। मेरे दांत में 2 महीना पहले दर्द हुआ, 3 दांत खराब थे। सबको पता है दांत खराब होता है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो होना है, अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट डेंटिस्ट करेगा या मेरा ड्राइवर करेगा? अगर मैं अपने ड्राइवर से रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लूं तो फिर सवाल उठता है कि डेंटिस्ट क्या करेगा? तो पिछले 10 साल से भाजपा ने इसी तरह से भारत को एक परिचय के संकट में डाल दिया है। भारत में कोई नागरिक है या नहीं है, नागरिकता किसी की घुसपैठिया है या नहीं है, ये तय करने का काम, ये खोजने का काम भारत सरकार का है, चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना है। तो जिस काम के लिए जो बनी है उसको आप अगर दूसरे किसी काम में लगाइएगा तो सरकार क्या करेगी? भारत की केंद्र सरकार पिछले 10 साल में उन्हीं की राष्ट्रवादी सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे जो सरकार आई है, वो खुद पूरे भारत में कुछ करवाए और कहे कि हमारे ही राज्य में, इस देश में लाखों घुसपैठिया आ गए हैं तो वो सरकार करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो सरकार का काम है, वो चुनाव आयोग नहीं कर सकता। तो बीजेपी ने बहुत समझदारी से या मूर्खता से, जो भी कहिए मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले 10 साल से भाजपा ने जानबूझ के भारत को एक परिचय के संकट में डाला है। जिस पाकिस्तान से आपको पीओके लेना था, उससे तो आप ट्रंप के कहने पे सीज फायर करवा लेते हैं और जबरदस्ती हमारे बच्चों का टीचर का काम छीन लेते हैं और उस पर आप परीक्षा की चर्चा करवा देते हैं। बेचारा मेरा बच्चों का टीचर भी अनएम्प्लॉयड हो जाता है, बिना काम के हो जाता है। तो एसआईआर के बारे में अब मैं आता हूं। चंद्रबाबू नायडू, हमें पता है कि चंद्रबाबू नायडू बहुत समझदार भी हैं और बहुत चतुर भी हैं। ये पूरा का पूरा मामला जब तक बिहार में चल रहा था, चंद्रबाबू नायडू एकदम शांत बैठे हुए थे। लेकिन कल मैं आपको दिखाता हूं, ये दक्षिण भारत का एक अखबार है। इसमें हेडलाइन देखिएगा, दक्षिण भारत की भाषा में, कन्नड़ की भाषा में है। यहां पर पहले पन्ने पर बिहार का चुनाव आयोग के द्वारा बिहार के मतदाताओं के लिए पहले पन्ने पर एक इश्तेहार छपा। ये कल छपा है, कल का अखबार है। तो कल तक चंद्रबाबू नायडू शांत थे क्योंकि ये मामला बिहार तक सीमित था। जैसे ही उन्हें पता लगा कि ये अब बिहार तक सीमित नहीं है, ये अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी घुसने वाले हैं, चंद्रबाबू नायडू के कान खड़े हो गए। उनको पता है, क्षेत्रीय दल होने के नाते एक डाटा बताता है, और ये डाटा हम लोग तो जानते ही हैं, भाजपा इस डाटा को ज्यादा अच्छे से जानती है कि कभी भी भारत में कोई भी चुनाव होता है तो भाजपा भले सीट संख्या बल के कारण सीट ज्यादा उसकी आ जाती है, लेकिन वोट शेयर, जिसे लोकप्रियता कही जाती है, उसमें भाजपा हमेशा नंबर 2 पे आती है। जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, भाजपा को 240 सीटें आई, बहुमत आया या नहीं आया छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा सीटें आई। लेकिन वोट शेयर के मामले में क्षेत्रीय दलों को ज्यादा वोट आया, क्षेत्रीय दलों को 42% वोट आया, भाजपा को केवल 36% वोट आया। भाजपा ये जानती है कि इस देश के 140 में से 115 करोड़ लोग भाजपा को वोट नहीं डालते हैं। भाजपा को पता है कि वो लोकप्रिय नहीं है और लोकसभा चुनाव के बाद तो और ज्यादा अलोकप्रिय हो गई है। तो उसका हमेशा ये टारगेट रहता है, उसके क्या कहते हैं, उसका पूरा का पूरा निशाना रहता है कि उससे ऊपर की जो इकाई है, मतलब मुझसे जो आगे दौड़ रहा है, उसको किसी तरह से टंगड़ी मार के नीचे पीछे गिराएं। तो भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्षेत्रीय दल है, क्योंकि क्षेत्रीय दल भाजपा को कहीं भी सत्ता में आने से रोकते हैं। इसीलिए देखिएगा, भाजपा कहीं भी क्षेत्रीय दलों के साथ बहुत जल्दी गठबंधन भी कर लेती है और गठबंधन करने के बाद उसी क्षेत्रीय दल को पूरी तरह निगल भी जाती है, चाहे वो नवीन पटनायक को पूरी की पूरी निगल गई हो या शिवसेना के साथ दोस्ती करने के बाद शिवसेना को तोड़ दिया हो। तो भाजपा, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के ऊपर उनका हमला है और चंद्रबाबू नायडू जान गए कि ये मामला ये केवल बिहार तक सीमित नहीं रखेंगे, उन्होंने अगर तेलंगाना के, दक्षिण भारत के अखबारों में इसका इश्तेहार डाल दिया, इसका मतलब वो हमारे यहां भी आने वाले हैं। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू ने बहुत समझदारी से चुनाव आयोग को पूछा कि क्या ये करने का आपके पास अधिकार है, क्योंकि अगर आप नागरिकता चेक कर रहे हैं तो आप स्पष्ट होकर बताइए कि आप नागरिकता नहीं चेक करें, क्योंकि नागरिकता किसी की देखना, जैसे मैंने कहा कि मेरे दांत का ऑपरेशन करना है, दांत खराब है, सही बात है, लेकिन वो डेंटिस्ट करेगा ना, वो तो ड्राइवर मेरा नहीं कर सकता। तो चुनाव आयोग ये काम कर नहीं सकता है। चुनाव आयोग का काम किसी की नागरिकता चेक करना नहीं है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह मामला भी 28 तारीख को आने वाला है। अगर चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि ये स्पेशल क्या कहते हैं, इंटेंसिव रिवीजन है, वर्ड में शब्द पर ध्यान रखिएगा, रिवीजन। रिवीजन का मतलब होता है, हम लोगों के भी घर में बच्चे हैं, परीक्षा आती है ना, तो उनको पूछते हैं, अरे भैया बेटा रिवीजन कर लिया क्या? रिवीजन हमेशा खुद किया जाता है, वेरिफिकेशन हमारा हमेशा दूसरा करता है। आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन का मतलब है चुनाव आयोग को अपने ऑफिस में बैठना चाहिए,
बिहार के जो 7 करोड़ मतदाता हैं उनका लिस्ट निकालना चाहिए, वो लिस्ट में कहां गलती है उसको साफ करना चाहिए। आप वेरिफिकेशन को रिवीजन नहीं कह सकते। वेरिफिकेशन आप बाहर करते हैं, दूसरे से करवाते हैं, रिवीजन आप खुद करते हैं। आप अगर इसको स्पेशल रिवीजन का नाम दे रहे हैं तो आप दूसरे के यहां जाके उसका वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते। बच्चा रिवीजन करता है, खुद करता है, एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन उसका दूसरा करता है। यहां पर आप रिवीजन के नाम पे आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये टेक्निकली प्रोसीजरली पूरी तरह से गलत है। आप अगर खुद ही देखिए, ये नाम हमने नहीं रखा है, चुनाव आयोग ने अगर खुद कहा है कि ये रिवीजन का काम है, तो रिवीजन का काम तो आपको ऑफिस में बैठ के करना चाहिए। आप किसी नागरिक से वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? रिवीजन और वेरिफिकेशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब कारणों के चलते चंद्रबाबू नायडू इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ध्यान में रखिएगा, चंद्रबाबू नायडू वो व्यक्ति हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी वही बैसाखी बने थे, और वो आज नरेंद्र मोदी जी के लिए भी वैसा बैसाखी बने हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के गुरुजी के लिए जो वैसाखी बने थे ना, तो जिस जिस क्लास में भाजपा की अभी की वर्तमान सरकार जिस क्लास में पढ़ रही है ना, उस स्कूल के हेडमास्टर होकर रिटायर कर चुके हैं चंद्रबाबू नायडू जी। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू को बहुत अच्छे से पता है। वो बहुत कह सकते हैं कि बड़े अपॉर्चुनिस्ट भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उनको भी ये खतरा लग रहा है कि आज जो तलवार बिहार में लटक रही है, कल वही तलवार जो है और ज्यादा धार के साथ वो उनके ऊपर भी लटक सकती है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपना स्टेट बचाना है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में बड़ी तादाद में चंद्रबाबू नायडू को मुसलमानों ने वोट दिए हैं। चंद्रबाबू नायडू उनकी टोपी भी पहनते हैं, वो जाकर नमाज भी पढ़ लेते हैं, वो जाकर अफ्तार में भी शामिल हो जाते हैं। तो उनको ये भी समझना चाहिए कि मुस्लिम मतदाता जो है वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जरिए कहीं ना कहीं, भले ही सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग ने कहा हो, लेकिन जिस तरह से मीडिया ने हाथों हाथ लिया, ये बताने की कोशिश की कि सिर्फ बिहार में, सीमांचल के इलाके में ही जो तमाम चाहे रोहिंग्याज हो, बांग्लादेशी हो या नेपाली हो, वो सब जो है उसी इलाके में हैं और लाखों की तादाद में भी ये हो सकते हैं। इसलिए इंटेंसिव रिवीजन जो है वो किया जा रहा है। तो जो उसकी बिसात बिछाई जा रही है वो ममता बनर्जी भी समझ रही हैं, चंद्रबाबू नायडू भी समझ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के तमाम दल तो समझ ही रहे हैं। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू इतना खुलकर, इतना सख्त होकर अगर बोल रहे हैं, तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। क्या ये एक तरह की बिसात बिछी है? क्या आपको लगता है ओंकारेश्वर जी, आने वाले वक्त में चुनाव आयोग के लिए ये मुश्किलें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी? क्योंकि देखिए 21 तारीख दो लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। एक तो मॉनसून सेशन जो है शुरू हो रहा है, दूसरा चुनाव आयोग को एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देना है, ये बताने के लिए कि वो जो 3 दस्तावेज शामिल करने की बात कही गई है, वो चुनाव आयोग शामिल कर रहा है या नहीं, और अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं शामिल हो कर रहा है, ये उसको बताना है। और 28 को सुनवाई होनी है और 21 तारीख को ही मॉनसून सत्र शुरू होना है। तो आप समझिए कि आने वाले कुछ दिन या आने वाला 1 महीना कम से कम कितना मुश्किल भरा मोदी जी के लिए होने जा रहा है। सवालों के अंबार हैं, और ऐसे जैसे तेवर है, इंडिया गठबंधन तो छोड़ने वाला है नहीं, और अब अपने भी सवाल उठा रहे हैं, अपना ही कहा जाए चंद्रबाबू नायडू को। तो नहीं, 2-3 मुद्दे हैं, उस पे स्पष्टीकरण जरूरी है। एक तो जो सिद्धार्थ जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ और उसको थोड़ा और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जी। रिवीजन में और जो है ये जो आप कर रहे हैं, उसमें दोनों में बड़ा फर्क है। देश के सामने ये स्पष्ट है कि नागरिकता का प्रश्न चुनाव आयोग का प्रश्न नहीं, ये प्रश्न मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, गृह मंत्रालय का अंतर्गत। इसीलिए वो एनआरसी लाते हैं, सिटीजनशिप करते हैं, सीए लाते हैं, या जो कुछ भी करते हैं, ये सब गृह मंत्रालय के जिम्मेवारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1995 में एक फैसले में ये साफ साफ कह दिया है कि सिटीजनशिप को एसर्ट करना कि कौन सिटीजन है या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय का काम है। तो ये तो चुनाव आयोग का काम है ही। जो आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कह रहे हैं, बिहार में जैसे 2003 में एक बार रिवीजन हुआ था और उसके बाद अब जो है आप करने की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले आपका एसएसआर जो होता है, जो समरी रिवीजन होता है, स्पेशल समरी रिवीजन, वो तो लगभग हर साल 2 साल पे होता है।
हर 1 जनवरी को नए मतदाता जो भी पैदा होते हैं, जो 18 साल की उम्र अटेन कर लेते हैं, उसको उस सूची में शामिल करना होता है। तो जब आप रिवीजन पिछले अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, तो क्या वो मतदाता सूची साफ सुथरी नहीं थी? क्या उसमें नेपाली, बंगाली और सब जितने लोगों को कह रहे हैं कि सब विदेशी शामिल थे, क्या लोकसभा का चुनाव विदेशी मतदाताओं वाली सूची पे हुआ था? वो सही नहीं था। इसका मतलब वो तो हम्म फिर चुनाव ही गलत हो गया। तो उसको अभी 1 साल भी तो नहीं हुए हैं उसको, या इस साल भर में आए हैं, तो आप कह दीजिए कि भाई बिहार का बॉर्डर इतना पोरस है, खुल गया कि साल भर में इतने सारे आ गए, तो भी ये आपका काम नहीं है। आपका काम है देखना कि जो मतदाता सूची में पहले से नाम चला आ रहा है, उसको आप किस आधार पे काटेंगे। वो इंक्लूजन जो पहले से है, उसको आप किस आधार पे काट सकते हैं? क्योंकि इंक्लूड हुआ तो किसी न किसी दस्तावेज, किसी न किसी प्रोसेस के आधार पे हुआ होगा। तो उस पर अब रिवीजन आप करने के नाम पे, इंटेंसिव रिवीजन के नाम पे, ये जो नए दस्तावेज आप मांग रहे हैं, ये सरासर गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और वो तय कर लेंगे। नेपली सिटीजन की बात जहां तक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना में 4 गोरखा रेजिमेंट्स हैं, और नेपालियों को बिहार बिहार ही नहीं, बिहार की जो सशस्त्र सेना है, बिहार मिलिट्री पुलिस, उसमें भी उनकी भर्ती होती है। और देश की आर्मी में, अगर वो आर्मी में भर्ती हो सकते हैं, तो वहां पे रह नहीं सकते, वहां काम नहीं कर सकते, या उनका वहां नाम नहीं हो सकता? ये कैसे हो सकता है? अगर आपने ये गलती करी, तो आप बांग्लादेश के बाद आप नेपाल को भी भारत से अलग करना चाहते हैं, उसको भी आप चीन के खाले हवाले और उनके खाते में कर देंगे। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो। इसके पहले ये देख जी लेना चाहिए कि भारत सरकार की पॉलिसी क्या है। तो ये जो जो जिस तरीके से चल रहा है, चंद्रबाबू नायडू ने जो सवाल उठाया है, जाहिर है उनके यहाँ भी ऐसे मतदाता हैं जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, कोस्टल एरियाज में उनके वोटर्स हैं जो आते जाते रहते हैं। उनकी सिटीजनशिप, आप कहते हैं कि जहाँ का हो वहीं रजिस्टर होना चाहिए। तो ये तो अभी सुप्रिया श्रीनेत ने जो सवाल उठाया है, वो कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदा हुए हैं गुजरात में, वोटिंग वहां कर लेते हैं, वो चुनाव लड़ लेते हैं बनारस से और रहते हैं दिल्ली में, तो उनका आप कैसे सर्च करिएगा? फॉर एग्जाम्पल, हम्म वो अकेले व्यक्ति नहीं है, ऐसे हजारों लाखों व्यक्ति हैं। उनका नाम इसलिए कि उनके नाम से आज तुरंत आप पहचान लेंगे कि हाँ भाई ये एग्जाम्पल। तो इस तरह की बातें करना, इस तरह का ये रिवीजन करना, ये संदेह के घेरे में आता है। दूसरी बात, आज पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा है हिंदुस्तान में। उसमें उन्होंने बहुत सी बातें बड़े पोलाइटली स्पष्ट की हैं कि आपके जी बिहार में बीएलओज कितने हैं। ये तो आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़ा दिया है, ओवरऑल आंकड़ा दिया नहीं है। कहा जाता है कि 98,000 कम से कम बूथ हैं और आपके 70 से 75 हजार बूथ लेवल अधिकारी हैं। उस 70 से 75 हजार में बमुश्किल 200 से 300 जो बूथ लेवल अधिकारी हैं वो प्रशिक्षित हैं, वो ट्रेंड हैं। आपके पास ट्रेंड अधिकारी नहीं है। और जैसा इन्होंने कहा, नायडू के पत्र में कहा गया कि कम से कम 6 महीने, 6 महीने क्यों, साल भर पहले आप रिवीजन करिए ना। आप लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, उसका जो मतदाता, उसकी मतदाता सूची है, क्या वो काफी नहीं है इस बिहार विधानसभा चुनाव कराने के लिए? इतने फॉल, उतने उसमें गलतियां हैं, आपको लगता है कि इतने सारे विदेशी घुसे हुए थे, तब तो उन लोगों ने पता नहीं किसको जितवा दिया, और जितवाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितवा दिया है उसमें केंद्र में। तो ये पूरा का पूरा जो है वो गलत है। और जी चंद्रबाबू नायडू ने सही वक्त पे ये सही सवाल खड़ा किया है। अब देखना है कि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो दूसरे नेता हैं, वह इस पे सवाल खड़े करते हैं या नहीं करते हैं, कि जब उनके राज्यों में मसला आएगा तब इस बात पे हम्म सवाल खड़े करेंगे। जी। जी, बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है कि उनको भी देखना होगा कि उनके राज्यों में जब ये बात आएगी, हालाँकि ममता बनर्जी तो पहले से बोल ही रही है क्योंकि उनको पता है कि बिहार के बाद बंगाल में चुनाव है और बंगाल में ये मामला और कितने ज़ोर-शोर से उठाया जाएगा, ये सबको पता है क्योंकि बंगाल बीजेपी के लिए कितना ज़रूरी है, वहाँ कैसे पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी हुई है। उसके बाद भी चुनाव दर चुनाव उन्हें हार का ही, शिकस्त का ही, बुरी तरीके से शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और ये सब हमने देखा है और इसीलिए ममता बनर्जी सीधे तौर पर मोर्चा खोल देती हैं, सड़कों पर आ जाती हैं। अब उन्होंने बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठा लिया है, सड़कों पे वो निकली और कहा कि बीजेपी शासित राज्य जो है वहां पर बांग्ला
बांग्ला बोलने वालों के लिए किस तरह के उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, क्या कुछ उनके साथ बर्ताव हो रहा है, उसके ऊपर उन्होंने आवाज उठाई है। मैं अपने उसी सवाल पर लौटूंगी आपके पास सिद्धार्थ जी, कि आने वाला जो मॉनसून सेशन है वो कितना कठिनाइयों और दुश्वारियों भरा आपको मोदी जी के लिए लग रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। आप ये देखें कि लगातार कैसे वो हर सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक की सबसे लंबी विदेश यात्रा पर जाते हैं, वहां हर जगह उनको नागरिक सम्मान, उच्चतम नागरिक सम्मान मिलता है, वाहवाही वो लूटते हैं, देश में आते हैं, देश में इतने मुद्दे हैं मुबाहे खड़े हैं, लेकिन सिर्फ वो वहीं जाते हैं, उसी की बात करते हैं जहां इवेंट हो रहा होता है, जहां इवेंट बाजी उनको करने का मौका मिले। लेकिन पार्लियामेंट में तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। क्या उनकी शक्ल हमें देखने के लिए मिलेगी, सुनने के लिए क्या हमें मिल पाएंगे मोदी जी? देखिए, पार्लियामेंट में तो इनको उपस्थित तो होना पड़ेगा, लेकिन वो कितना जवाब देंगे ये पता नहीं, क्योंकि भाजपा, हम बचपन में हम लोग एक 6-7 स्टैंडर्ड में कहानी पढ़ते थे यशपाल जी की। कहानी का शीर्षक था अखबार में नाम। उसमें एक गुरचरण या इस तरह का कोई पात्र होता है, उसमें उसको अखबार में नाम का इतना शौक हो जाता है कि वो अपना हाथ तुड़वा लेता है ताकि किसी तरह अखबार में अपना नाम तो छप जाए। तो भाजपा के साथ समस्या ये है कि वो हेडलाइन मैनेजमेंट की एक सरकार बन गई है, क्योंकि जितनी भी, और उसका एक मूल कारण है, मूल कारण ये है कि भाजपा अपने आप को प्रोजेक्ट करती है कि हम लोगों को टाइट करेंगे, लोगों को सजा देंगे। मतलब वो लोगों को ये बताती है कि सरकार का काम सजा देना होता है, जबकि भारत के संविधान में या कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कि सरकार का काम सजा देना होता है। किसी ने अगर गलती की है तो ऐसा तो हमने नहीं सुना कि कोई मंत्री जाके किसी को फांसी देता है। वो तो फांसी की सजा तो देने वाला जो न्यायालय होता है, तो न्यायालय का काम है सजा देना, लेकिन लोगों को सेवा देने का काम सरकार का होता है, क्योंकि सेवा देने के लिए एक आपको इकाई की जरूरत पड़ती है। भाजपा ने क्या किया है, भाजपा ने एक तरह का प्रचार किया कि सरकार का काम है लोगों को टाइट करना, बुलडोजर चलाना, घुसपैठियों को पकड़ना, नागरिकता चेक करना, कागज देखना, आपको वोटर लिस्ट से नाम काटना, ये सब चीजें जो है ये जनता को सजा देने का काम है। तो इसीलिए भाजपा के साथ समस्या ये है कि उसने सेवा का कोई काम नहीं किया है, और लोगों को लोग सरकार चुनते हैं सेवा के लिए, रोड के लिए चुनते हैं, शिक्षा के लिए चुनते हैं, स्वास्थ्य के लिए चुनते हैं। अब क्योंकि उन सभी चीजों पर सिफर हो गई है भाजपा, इसीलिए स्वाभाविक है कि विपक्ष के पास एक नहीं दो नहीं, उनके विपक्ष के पास तरकश में खूब सारे तीर हैं। वो तीर ये भी है कि ट्रंप साहब के कहने पर आपने सीज फायर क्यों कर लिया, क्योंकि भारत, पीओके को भारत का हिस्सा बनाएंगे, अखंड भारत हमारा सपना है, ये तो भाजपा का ही नारा रहा है। तो जब जिस समय कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने 10 मई को ये बता दिया सुबह 10:30 बजे कि पीओके और अखंड भारत दोनों भारतीय सेना की मुट्ठी में था, तो शाम में 5 बजे तक ट्रंप साहब के कहने पर सीज फायर क्यों कर लिया? भाजपा का अखंड भारत और भाजपा का पीओके का सपना भारत के प्रधान जी ने इस तरह से मुट्ठी से जाने क्यों दिया? तो विपक्ष ये सवाल पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। विपक्ष ये भी पूछेगा कि दुनिया भर में पहलगाम के लिए जिस तरह से पहलगाम घटना घटते ही हमारे लिए सहानुभूति आई थी, वो सहानुभूति जब हमने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को सजा दी, पाकिस्तान के कुछ ठिकानों पर बमबारी की, उनको सजा दी, तो दुनिया का एक भी देश ऑपरेशन सिंदूर में हमारा समर्थन क्यों नहीं किया? जो पहलगाम में सहानुभूति पूरी दुनिया की थी, उसमें पहलगाम से ऑपरेशन सिंदूर होते होते वो सहानुभूति समर्थन में क्यों ट्रांसलेट नहीं हुई? इस तरह की सैकड़ों चीजें हैं। और जैसे ये जो सबसे बड़ी बात है, क्या कहते हैं, एसआईआर वाला, तो भाजपा के साथ दिक्कत ये है कि देखिए, हम लोग थोड़ा बिहारी हैं, बिहारी में कहता है कि एक रंगदारी होती है, रंगदारी मतलब दादागिरी। तो मान लीजिए कोई रंगदार है, बूढ़ा हो गया, उसका क्या कहते हैं, लंगड़ा हो गया, बैसाखी पर आ गया, लेकिन रंगदारी का शौक तो गया नहीं है, रंगदारी करने की इच्छा तो है, तो वो क्या करता है, जब खुद रंगदारी नहीं कर सकता तो कोई दूसरे रंगदार को पकड़ता है और कहता है तुम रंगदारी कर देना, हमको हिस्सा दे देना। क्योंकि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उसके पास बहुत ज्यादा बहुमत था, तो जब उसके पास बहुमत था तो वो मनमाने कानून बना रही थी। उदाहरण के लिए उसने किसान कानून बना दिया, बाद में भले वापस ले लिया, लेकिन किसान कानून जैसा कानून बना दिया, रातों रात नोटबंदी कर दी, रातों रात जीएसटी ले आए, रातों रात लॉकडाउन कर दिया। तो ये जो अपने मन से मनमानी कर रहे थे,
इनको पता लग गया है कि 2024 के बाद संवैधानिक रूप से उनके पास ऐसा बहुमत नहीं है कि वो किसी भी तरह का कानून ला सके। अब भाजपा को पता है कि वो कोई भी कानून लाएगी तो वो कानून पास करवाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन लोगों को कंट्रोल करने की जो शौक है, लोगों को कंट्रोल करने की जो फितरत है, वो जा नहीं रही है। इसीलिए उसने क्या किया है, दूसरे संवैधानिक संस्था को कहा है कि मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़ के लोगों को कंट्रोल करूंगा। तो ये जो केचुआ का जो काम है, ये केचुआ कर वो ही रहा है कि भाजपा को रंगदारी करनी भाजपा को है, लेकिन भाजपा के पास संख्या नहीं है रंगदारी करने की, तो वो केचुआ के माध्यम से रंगदारी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इन सब चीजों को स्वाभाविक है कि विपक्ष उठाएगा कि देश से लेके बिहार के छोटे से गांव से लेके अमेरिका के राष्ट्रपति तक या पूरे दुनिया भर में भारत इतना अलग थलग क्यों पड़ता हुआ दिख रहा है, हर जगह हम फेल क्यों हो रहे हैं। मेरे ख्याल से विपक्ष को ये सवाल, सीधा सवाल भाजपा को पूछना चाहिए, एक सीधा सा सवाल कि भाजपा ये बता दे कि सत्ता का मतलब क्या होता है, सजा देने का हक होता है या सेवा देने का लाइसेंस होता है। सबसे पहले वो पूछ ले कि आप सत्ता को, भाजपा सत्ता को क्या मानती है, सेवा देने का कोई एक माध्यम मानती है या सजा देने का हथियार मानती है। मेरे ख्याल से उसी में गिर जाएगा, क्योंकि भाजपा ये जवाब ही नहीं दे पाएगी। भाजपा के मुंह से ये निकल ही नहीं सकता कि हमारे लिए सत्ता का मतलब सेवा देने का औजार है। क्या आपको सेवा, क्योंकि उसने सेवा दी नहीं। जी सिद्धार्थ जी, क्या जी। आपको ये लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के इतने सख्त अल्फाज में लिखे गए लेटर के बाद और उनके प्रतिनिधि मंडल जिस तरह से मिला है, अब ये पूरे देश भर में जो एसआईआर की प्रक्रिया की बात की गई, बाकायदा तौर पर इसको लेकर बातचीत भी शुरू हो गई, ट्रेनिंग भी शुरू होने लगी। क्या आपको लगता है कि 28 तारीख के बाद तो ये पता ही चल ही जाएगा कि बिहार में भी ये होने जा रहा है कि नहीं? मतलब प्रक्रिया तो चल रही है, उसको आगे यानी कि नई लिस्ट बनेगी इस तरह से, या फिर कोई और इसकी प्रक्रिया होगी, या कुछ और होने जा रहा है, वो 28 को पता चल जाएगा कि अंतरिम रोक लगेगी या फिर नहीं, या इसमें डॉक्यूमेंट शामिल किए जाएंगे या फिर नहीं। क्या आपको लग रहा है कि उनके मोर्चा खोलने के बाद क्या देश भर में अब इसको लागू करना बहुत मुश्किल होगा? मेरे ख्याल से जिस तरह से इन्होंने, देखिए शुरुआत जब हुई थी तो इन्होंने एसआईआर के बारे में बोला था कि बीएलओ आपके घर पर आएंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और 2 कागज देंगे, एक आपके पास रह जाएगा जिसको पावती कहा जाता है और एक बीएलओ लेके जाएगा, मतलब बूथ लेवल ऑफिसर। लेकिन ये जब चुनाव आयोग कर्नाटक में, तमिलनाडु में, वहां के स्थानीय अखबारों में डाल रहा है कि आप ऑनलाइन रूप से भी इसको अपने मोबाइल फोन से आप क्या कहते हैं ये फॉर्म भर सकते हैं, इसका मतलब तो रूल आपने खुद बदल दिया। जिस रूल से आप चल रहे थे आप वो रूल बदल रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वो आप बैकफुट पर आ गए हैं। आप अब कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए आईपीएल में भाजपा की हालत ना आईपीएल के महेंद्र सिंह धोनी जैसी हो गई है। मैच वैच जितवाते नहीं है, स्वैग खूब है, उनको लगता है कम से कम हम स्वैग दिखाते रहेंगे तो कम से कम दर्शक आते रहेंगे, हमारा मैच देखते रहेंगे। मैच वैच हमारी टीम में जीतने वाली नहीं है, उनको भी पता है, महेंद्र सिंह धोनी को भी पता है इनकी टीम में जीतती नहीं है। लेकिन स्वैग जो है वो स्वैग के चलते अगर हमने 2-4 छक्का मारते हुए हम दिख गए, हम बड़ापन दिखा दिए, तो दर्शक कम से कम स्टेडियम में आ जाए, देख ले। क्योंकि भाजपा के लिए हमें पता है उसका इमेज बहुत बड़ा है। भाजपा खुद कुछ करती है या नहीं करती है, कोशिश ऐसी करती है कि वो बहुत बड़ा, वो करती कुछ नहीं है लेकिन करते हुए दिखना चाहती है, जिसे बोल बच्चन सामान्य भाषा में कहा जाता है। तो जो बोल बच्चन के रोग से ग्रस्त है उसके लिए किसी भी चीज को ये कहना कि ये हमसे गलती हो गई है या हम ठीक कर लेंगे उसके लिए मुश्किल है। वो अंदर से ठीक तो कर रहा होगा, उसको मतलब पूरी तरह से वो गाड़ी रिवर्स गियर में तो लेगा, लेकिन दिखाएगा ये कि हम गाड़ी आगे ले जा रहे हैं, जा रही है वो रिवर्स गियर में। तो ये एसआईआर का जो पूरा का पूरा ये जो क्या कहते हैं चुनाव आयोग का ये जो भी मैं तो इसको बेसिर पैर की एसआईआर का मतलब एसआईआर होता है, मैं इसको बेसिर पैर का एक कवायद मानता हूं। ये तो ऐसा हो गया कि अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी है कि आपको मुजरिम के साइज का फंदा बनाना था, आपने पहले एक फंदा बना लिया, कहा कि इस फंदे के साइज का मुजरिम खोजते चलेंगे, तो फंदे के साइज का मुजरिम खोजेंगे तो अंत में तो आपको खुद अपने ही जो राजा था संजोग से उसी के साइज का फंदा मिल गया। तो ये ऐसी चीज है जिसमें कि ये होने जाने वाली बात नहीं है, क्योंकि 7 करोड़ लोगों का अगर आपको 1 महीने के अंदर
अगर 2 मिनट आपके पास समय है तो संक्षेप में बता जी देता जी हूं कि जी ये कैसे असंभव है। ये कह रहे हैं कि हम बूथ लेवल ऑफिसर के द्वारा ये काम करवाएंगे। बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है वो चुनाव आयोग का आदमी नहीं होता, वो किसी स्कूल का मास्टर होता है। और आप अपनी बात को पूरा करें सिद्धार्थ जी, उससे पहले एक चीज मैं यहाँ पर ये कह दूं, अगर वो वीडियो हो तो अगर मेरी टीम चला पाए तो शायद आपने भी वो देखा होगा, वो वायरल है पूरी वीडियो, जो लगातार विपक्ष कह रहा है, जो पत्रकार वहां पर जाकर काम करे वो कह रहे हैं कि कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग की जो मिली भगत है उसकी वीडियो है बाकायदा तौर पर, बीएलओ के साथ कैसे जो भारतीय जनता पार्टी की नेता है वो बैठी हुई हैं, वो फॉर्म्स भरवा रही हैं लोगों के, और जब उनसे पूछा जाता है तो कह रही है वो समाज सेवा कर रही हैं। भाई समाज सेवा आप कर लीजिए, आप एक पार्टी की कार्यकर्ता बन जाइए। तो खुले तौर पर ये जो हो रहा है, जो एक तरह का इसे सीधे एकदम शब्दों में कहा जाए कि नंगा नाच जो हो रहा है वो साफ तौर पर इसमें दिख रहा है। मैं आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ, छोटी सी वीडियो है, हमारे दर्शक देखें जरूर कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में। तो मतलब लोगों का वोटर वेरिफिकेशन करेंगे, ये उनसे संभव नहीं हो पा रहा है। जब आपसे संभव नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो आप दूसरे लोगों को बुला रहे हैं, अपने पार्टी के हों या किसी पार्टी के हों, अपने कार्यकर्ता हों। इसका मतलब खुद आप मान रहे हैं कि ये काम हमसे नहीं हो रहा है। ये काम क्यों नहीं हो रहा है ये हम बताते हैं। हमको सबको पता है, जिस दिन चुनाव होता है, हम जब वोट डालने जाते हैं बूथ पर, तो वहां पर जितने भी लोग पोलिंग एजेंट्स वगैरह रहते हैं, बैठे हुए लोग रहते हैं, वो कोई चुनाव अधिकारी नहीं होते, वो कई स्कूल के मास्टर होते हैं, किसी सरकारी नौकर होते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के पास पूरा चुनाव आयोग का अपना स्टाफ नहीं होता। तो बीएलओ नाम का जो व्यक्ति है, जिसके ऊपर इन्होंने ये सारी जिम्मेदारी डाली है एसआईआर करने की, वो बीएलओ जो होता है वो उसी गांव का होता है, वो सरकारी मुलाजिम होता है, या तो वो स्कूल का टीचर होता है, या तो आंगनवाड़ी में पढ़ा रही कोई महिला होती है, या पोस्टमैन होता है, या कोई मीटर रीडर होता है, एक बीएलओ होता है। उसका काम होता है रोज 2 घंटे और इतवार को 8 घंटे चुनाव आयोग के लिए काम करना। इसके बदले चुनाव आयोग साल में उसको 6,000 रुपया ये वेतन नहीं देता, मानदेय देता है। वेतन नहीं है वो, मानदेय 6,000 रुपए देता है। इसका मतलब एक महीने में एक बीएलओ केवल 84 घंटे तक काम करता है। अब मुझे बताइए, आपने ये एसआईआर रखा 1 महीने का, 84 घंटे में अगर बीएलओ को अपने बूथ के सभी लोगों का दस्तावेज चेक करना है, तो इसका मतलब, और एक बूथ में करीब 1,000 से 1,200 वोटर होते हैं, तो 1,200 वोटर 84 घंटे में, कोई भी मैथमेटिक्स करके देख लीजिए, एक वोटर पर ना 3 मिनट लगता है। मुझे बताइए, 3 मिनट के अंदर बीएलओ आपके घर पहुंचेगा, आपसे बात करेगा, आपका दस्तावेज लेगा, आपका फोटो लेगा, आपका सिग्नेचर करेगा, उसमें जो गलती है उसको वेरीफाई करेगा, उसको ठीक करेगा, उसको अपलोड करेगा। बीएलओ चुनाव करवा रहा है या मैगी बनवा रहा है? अरे मैगी बनाने में भी ना, मैगी भी बनती है ना, तो 2 मिनट तो उसको आग पर रखना पड़ता है। उससे पहले आग जलाने का टाइम अलग होता है, बर्तन खोजने का टाइम अलग होता है। तो ये एक असंभव कार्य है। ये ऐसा ही है कि किसी टीम ने 150 रन 20 ओवर में बनाने हैं, 19 ओवर मेडन खेल लिया और 20वें ओवर में कहे कि हम 1 ओवर में 150 रन बना लेंगे, तो सबको पता है वो बनने वाली चीज नहीं है। तो इसीलिए बीएलओ, क्योंकि कानूनी रूप से केवल 84 घंटे एक महीने में काम करता है, और 84 घंटे में अगर उसको 1,200 लोगों का वोट चेक करना है, उसके दस्तावेज लेने हैं, उसका फोटो लेना है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो 84 घंटे में 1,200 लोगों का करना है। इसका मतलब एक आदमी पर 3 मिनट लगता है। एक आदमी पर 3 मिनट में इतना सारा काम असंभव है। इसीलिए आप देख रहे हैं, आपके वीडियोस बता रहे हैं कि ये सारे फॉर्म कहीं सड़क पे पड़े हुए मिल रहे हैं, कहीं पुल पे पड़े हुए मिल रहे हैं, कहीं बीएलओ के बदले किसी पार्टी का एजेंट वहां जा रहा है, क्योंकि हो ही नहीं रहा है, क्योंकि असंभव चीज आपने दे दी है। आपने एक असंभव चीज दे दी तो वो काम होना नहीं है। इसीलिए इतना रायता जो फैला हुआ है वो इसीलिए फैला हुआ है। इसीलिए मैंने कहा ना, ये होने जाने वाली चीज नहीं है। इसी को कहते हैं, बिहारी में कहावत है, हड़बड़ की शादी कनपट्टी में सिंदूर करके। मतलब आप हड़बड़ में शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक जगह पे सिंदूर नहीं गिरता है। बिल्कुल, बहुत आपने तथ्य के आधार पर और बिल्कुल बहुत ही मैं कह सकती हूँ मैथमेटिकली आपने समझा दिया है इसको। और मैं ओंकारेश्वर जी के पास आऊँ लास्ट कमेंट के लिए। इससे पहले मैं चाहूंगी कि वो वीडियो जो है दर्शक जरूर देख लें। मैं चाहूंगी टीम से वो वीडियो जरूर चलाएं। वोटरों को घर घर नहीं जाके यहाँ बुला के काम कराया जा रहा है।
मैडम, ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने में उचित नहीं है, शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? कहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात, आप क्यों बैठी हुई है? आपको नहीं बैठना चाहिए ना, आप भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, बीएलओ काम करे कि आप कीजिएगा काम? नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है, ये गलत काम आप कर रही हैं। बीएलओ कहीं किसी के पास नहीं जा रहे घर पे, सब लोग यहाँ लाइन लगा के परेशान है, जबकि सबके घरों पर जाके उनको करना है। और यहाँ भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष यहाँ बैठ के वोटरों को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। तो चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? क्या इसको माना जाए कि चुनाव आयोग बहुत सही काम कर रहा है? चुनाव आयोग पर हर तरीके से शक है। और बैठ के वो महिला जिला अध्यक्ष किस हक से, किस हैसियत से उसने यहाँ पर बैठने का काम किया और क्यों उसको यहाँ बैठाया गया है? किन लोगों ने उनको आदेश दिया? और जब मैं पूछ रहा तो कहती है कि नहीं, हम समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा उनको करना है कि ये काम बीएलओ का है, उनका मन होगा किसी का फॉर्म नहीं लेंगी, किसी का फॉर्म हटा देंगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चुनाव आयोग को टैग करे, दरभंगा डीएम तक ये जाना चाहिए, आप लोग सब इस पर कार्रवाई करें। तो मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऊपर तक ये जाना चाहिए कि चुनाव आयोग भाजपा के हाथों बिक चुकी है। तो सीधे तौर पर कह रहे हैं चुनाव आयोग भाजपा के आगे बिक चुकी है। जिला अध्यक्ष हैं जिनको पकड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के बाकायदा तौर पर ये कह रहे हैं कि किसका रखेंगे फॉर्म, किसका निकाल देंगे, वो ये तय करेंगी। जाना तो बीएलओ को है घर घर, और चुनाव आयोग दावा भी कर रहा है, कह रहा है कि दो बार नहीं, तीन बार जाकर जो है ये मेक श्योर किया जाएगा कि कोई मतदाता छूट ना जाए। और आप असली तस्वीर देखिए क्या कुछ हो रहा है। ओंकारेश्वर जी, आपका लास्ट कॉमेंट संक्षेप में। देखिए, ये अभी जो वीडियो आपने दिखाया, ये इससे पहले भी अजीत अंजुम के वीडियो को लेके हंगामा मचा हुआ है और सरकार एफआईआर उल्टा कर रही है, बजाय इसके कि वो सिस्टम को दुरुस्त है और इस बात को स्वीकार करे कि हाँ कोई गड़बड़ी हुई है। ये वीडियो भी स्पष्ट करता है कि किस तरह से वहां पे बीजेपी के लोग बैठ के और उसको वो मैनेज कर रहे हैं। तो ये सरासर धांधली है। चुनाव आयोग को इसको देखना होगा और इसको सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। इस पे ये कहता हूँ। देखिए, आने वाले ये जो पार्लियामेंट सेशन है, ये बहुत मुश्किल भरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों तरफ से आलोचनाओं में घिरे हुए हैं, विफलताओं में घिरे हुए हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद का उस समय का सवाल हो, उसके बाद का सवाल हो, देश की आर्थिक नीति का सवाल हो, किसी भी मोर्चे पे उनको सफलता मिलती दिख नहीं रही। इसीलिए बिहार चुनाव वो हर हालत में किसी तरह जीतना चाहते हैं कि वो जीत के एक बार दिखा सकें कि देखिए हमारी लोकप्रियता बरकरार है, क्योंकि सितंबर में वैसे भी उनके 75 साल पूरे हो रहे हैं। और आरएसएस इस बार अड़ा हुआ है और ठीक अड़ा हुआ है। अगर आरएसएस इस बार नहीं अड़ा तो ये समझिए कि इसके बाद, जैसे जेपी नड्डा ने कह दिया था कि हमको अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं, सुधांशु त्रिवेदी ने एक दफा कह दिया था कि भाई आरएसएस में कुल कितने लोग हैं, 3000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, 3200। कोई किसी कॉर्पोरेट में इससे बहुत ज्यादा लोग होते हैं। तो एक तरह से आरएसएस को उसकी औकात दिखाने की कोशिश की गई थी। हालांकि फिर उन्होंने घुमा फिरा के ये कहा कि उनके लाखों में समर्थक हैं और ये हैं, लोग हैं आरएसएस के। लेकिन कहीं ना कहीं जी। आरएसएस और बीजेपी का जो डीप डिवाइड है, वह इस बार डिसाइसिव स्टेज पर आके खड़ा हुआ है। और वो इसलिए कि 75 साल बाद अपने बनाए नियमों के अनुसार प्रधानमंत्री खुद को रिटायर करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पे अपना कब्जा बनाए रखते हैं, तो समझिए कि संघ की पूरी तरह से पार्टी चली गई। और उसके बाद से वही होगा जो डेमोक्रेसी का हाल हो रहा है, चाहे चुनाव आयोग के जरिए हो रहा हो, चाहे ईडी सीबीआई के जरिए हो रहा हो, विभिन्न एजेंसियों के जरिए। तो ये सभी लोग जान चुके हैं और इसलिए ये मुश्किल का दौर उनके लिए आया हुआ है कि वो इस बारे में संसद में क्या जवाब देंगे, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं एक और भी जी कहना बिल्कुल। चाहता हूँ कि जहां तक जी। बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा नाम काटे जाने की बात हो रही है, गौर ये करना चाहिए कि नाम जोड़े कितने जा रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में 48 लाख से ज्यादा वोटर जोड़ दिए गए थे मात्र उस 6 महीने के अंतराल में, लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच के दौरान।
और इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। तो जितना काटा जाना इम्पोर्टेंट है कि भाई किसका काट रहे हैं और क्यों काट रहे हैं, एग्जिस्टिंग नाम को तो काटना ही नहीं चाहिए, उतना ही ये भी जरूरी है देखना कि जोड़ रहे हैं तो किसका जोड़ रहे हैं और कितना जोड़ रहे हैं, कहाँ जोड़ रहे हैं। तो इन दोनों बातों पर चुनाव आयोग जो है वो सवालों के घेरे में है, और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो देखिए बिहार एक ऐसी भूमि है जो रहती शांत है, लेकिन वहां पर जो है वो राजनीतिक सरगर्मी और राजनीतिक जो जागरूकता है बहुत तीव्र गति वाली है। इसीलिए महात्मा गांधी बिल्कुल। ने अपना चंपारण सत्याग्रह के लिए चंपारण को क्यों चुना, पश्चिम चंपारण को। जयप्रकाश ने जब आंदोलन छेड़ा, जयप्रकाश नारायण ने, तो संपूर्ण क्रांति का बिगुल बिहार से बजाया और उसका उसका असर पूरे देश पर हुआ। तो इस बार भी जो कुछ वहां वो दिखाई दे रहा है, एक बेचैनी दिखाई दे रही है इस कवायद के जरिए, जिस कवायद का हक चुनाव आयोग को नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि जो सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि इतने मिनट में कर लेंगे क्या, ये कर, आप करेंगे क्यों, ये आपका काम नहीं है। और जो कवायद हो रही है वो वीडियोज में दिख रहा है कि साहब क्या हो रहा है, किस तरह से लोग बैठ के, जब आप दूसरे तरीके से मतदाताओं को अपने पक्ष में नहीं कर पाते हैं, तो आप काटने और जोड़ने की प्रक्रिया में लगते हैं कि जो हमारे समर्थक हैं उसको जोड़ लिए जाए, जो विरोधी हैं उसको किसी न किसी बहाने काट दिया जाए, और जब तक वो करे, अपना विरोध दर्ज करे, तब तक चुनाव हो चुके होंगे। तो ये बड़ी गंभीर बात है, जिसको चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठी में ही मुद्दा किया है। उनके पत्र से ये स्पष्ट हो गया है कि जो कुछ भी बिहार में हो रहा है उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी पर उनके अब तक के जितने भी उन्होंने मुद्दे उठाए और जिसकी वजह से आंदोलन हुए, चाहे वो किसानों के कानून का मसला हो, चाहे एनआरसी का मसला हो, सीएए का मसला हो, चाहे वक्फ बोर्ड वाला मसला हो, इन सभी से ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ना है, और ये डायरेक्ट असर जो है वो बिहार में दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत जी, बड़ी चेतावनी भी है सरकार के लिए, और इंडिया अलायंस इसको किस तरह से उठाता है, ले जाता है, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल। बिल्कुल। और ये इंडिया गठबंधन के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। पहले ही कई चुनाव वो इसी धांधली के चलते, जैसा उनका दावा है, वो खो चुके हैं। तो अब ये बिहार का है और बिहार से बहुत कुछ केंद्र में भी तय होने जा रहा है और तय होगा। तो ऐसे में उनके लिए ये करो कि मरो की स्थिति है। अब देखना ये होगा कि 21 और 28 तारीख के बाद हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका, ओमकारेश्वर जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।